बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास जो लेक्चर है आज हमारे पास रोल नंबर 4 है और इसमें हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है जो आज हमने काम करना है। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक है जो आज हमने करना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट है लोकेशन के लिहाज से, क्योंकि वो क्वेश्चन ये आपका इस तरह पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके जो फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं वो आपने लिखनी है। तो जरा सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो कहते हैं द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric or any external pressure। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो एक लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाए तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी पहली बात बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो आपके पास पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ जो है वो बॉयल करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने वेपर प्रेशर पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास वेपर प्रेशर जो होता है एक लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक लिक्विड के जो वेपर्स हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है। अब अगर वही जो वेपर प्रेशर है अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास जो चीज़ है वो बॉयल करना शुरू कर देती है उस टेम्परेचर पे। उसी हम टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी दो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? The temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric or any external pressure। अब यहाँ पे जो वर्ड मैंने ऐड किया हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब है कोई भी आपका जो प्रेशर हो सकता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर का हो या अगर कोई आपने कोई बर्तन वगैरह रखा हो लाइक आपके पास प्रेशर कुकर वगैरह तो उसके अंदर आपने रखा हो तो वहाँ का जो प्रेशर है वो और होगा, तो उसी के मुताबिक बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास अथाल हमारे पास चले ईथर आ जाता है। ईथर इसका जो हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 34.6 सेल्सियस तक होता है। यानी इसका मतलब है कि जब ये हम इस इतना बॉयल से करते हैं 34.6 सेल्सियस तक तो जो इसके वेपर प्रेशर जिसका होता है उसका जो रेट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पे जो ईथर है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो ये एमसीक्यूज लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 38 सेल्सियस होता है। जिसका मतलब है कि जो आपके पास अल्कोहल का 38 सेल्सियस जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये कब आता है? जब इसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होता है। उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना हो चुका होता है? वो 70 जो है वो 8 सेल्सियस हो चुका होता है। इसी तरह वाटर का आपको पता ही होगा, वाटर का जो आपके पास होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। अब मजीद बात हमारे पास आगे फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड की अगर बात हम करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ था लिक्विड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं पोलर और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है हमने ये भी पढ़ा था। हमने कहा था पोलर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के जो एटम है वो आपस में मिलते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन जो अनइक्वल अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से एक टर्मिनल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि उनके दरमियान क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज होते हैं अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। तो अगर आप उनको बॉयल करवाना चाहते हो यानी उनको आप इवेपोरेट करवाना चाहते हो तो आपको जो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नॉन पोलर की बात करते हैं हम तो नॉन पोलर जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। लाइक आपके पास मैं साथ में एग्जांपल देता हूं, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले हमारे पास जो मॉलिक्यूल है। अगर पोलर की बात करता हूं मैं HCl हमारे पास आ जाता है, हमारे पास HF आ जाता है जो कि डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं। अब जो डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं इनको इवेपोरेट करवाना जो होता है यानी बॉयल करवाना वो टफ होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं पोलर की तो पोलर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा यानी पोलर हैज मोर या ग्रेटर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी यानी मोर वैल्यू इसकी होगी। लेकिन अगर नॉन पोलर कहते हैं क्योंकि एक जैसे एटम के दरमियान बनते हैं इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो वीक होती हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे हम कहेंगे कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। नॉन पोलर के मामले में ये काम लो होता है और जब हम पोलर की बात करते हैं वहां पे हमारे पास मोर होता है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात
हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पहली बात होती क्या है, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, हमने कहा था कि द फोर्सेज दैट आर रिस्पांसिबल फॉर बाइंडिंग द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। हमने कहा था एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेज जो एटम्स को इकट्ठा रखती हैं वो हमारे पास कहलाती है केमिकल बॉन्ड। हमने कहा था इन एडिशन टू दिस फोर्सेज सम रिलेटिवली वीक फोर्सेज आल्सो प्रेजेंट इन कंपाउंड व्हिच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। हमने कहा था उन ताकतवर फोर्सेज के साथ साथ कुछ कमजोर फोर्सेज भी एटम के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिन्हें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का जो है वो नाम दिया था। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी अट्रैक्शन की फोर्सेज हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं ताकतवर, यानी अगर ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हुई, या हम अगर तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो हमारे पास हाई होगा। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हुई तो उसमें क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास लो होगा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जिस आपके पास जिस कंपाउंड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है यानी स्ट्रॉन्गर होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। तो इसी तरह जिसके अंदर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो लो होगा। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। ये काफी ज्यादा अफेक्ट करता है बॉइलिंग रेट पे। जिस तरह एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है इसी तरह जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ना इंक्रीज कर देता है। यानी एक्सटर्नल प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ना शुरू कर देता है। लाइक हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम वाटर को बॉयल करते हैं अगर सी लेवल पे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेल्सियस होता है। लेकिन जब आप एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट अगर आप करते हो तो वो तकरीबन 70 के आसपास पहुंच जाता है। तो इसका मतलब इन 79 ऑलमोस्टली हम कहते हैं 79 या इसके राउंड बोर्ड होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे गैसेस का जो गैस की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो काफी ज्यादा मैटर करता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये हमारे पास टॉपिक था बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में आपने थोड़ा सा इसकी एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल वगैरह में ईथर, अल्कोहल और आपके पास वाटर आ जाएगा। उसके बाद आपने फैक्टर्स जो हैं इनको आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंस आता है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कहते हैं टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट। जब एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो हम उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना किसी चीज का, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कुछ चीज पिघलना शुरू करती है एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। और क्या होता है, वही जो सॉलिड होता है वो लिक्विड के साथ कोएग्जिस्ट करता है, यानी दोनों हालतें जो होती हैं वो एक टाइम में पाई जाती हैं, उससे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी सॉलिड और जो लिक्विड है वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, वो कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जिसपे जो कुछ चीज है वो फ्रीज हो जाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन यूज करते हैं, हम कहते हैं टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid phase is equal to the vapor pressure of the solid phase। जिसमें जो आपके पास लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल अगर हो जाता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था जो हमारे पास मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। एलोट्रोपी आपके पास क्या होती है, तो हम कहते हैं द फिनोमेना इन व्हिच एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हम कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो चेंज हो जाती हैं लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहती हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। यानी फिजिकल जो स्टेट होती है इसकी वो जो है वो चेंज नहीं होती है एलोट्रोपी के अंदर। तो ये हमारे पास एलोट्रोपी की डेफिनेशन आ जाती है। यानी अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन करना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन यूज भी कर सकते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म बट इन सेम फिजिकल स्टेट। उनकी जो फॉर्म है वो अलग हो सकती है लेकिन उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, हमारे पास ऑक्सीजन है, उसकी दो एलोट्रोपी होती हैं, एक होती है O2 और एक होती है O3। अब O2 जो है ये भी होती है गैस और O3 ये भी क्या होती है, ये भी आपके पास गैस होती है। यानी इनकी
फिजिकल जो स्टेट है, अगर वो गैस थी तो बाद में भी वो गैस रहेगी। इस तरह अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, पहले वो रोम्बिक होता है 96 से बिलो, और उसके बाद 97 जो 6 क्रॉस करता है तो वो जो मोनोक्लिनिक में आ जाता है। लेकिन दोनों फॉर्म में वो सॉलिड रहता है, इसका मतलब उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज नहीं होती। तो अब एक इसमें और डेफिनेशन आ जाती है एलोट्रोपी के अंदर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोपी चेंज इनटू द अनदर, जिसमें एक एलोट्रोपी जो है वो दूसरी एलोट्रोपी में चेंज होती है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। लाइक आपके पास में अगर सल्फर की मैंने अभी बात की है तो सल्फर जो है, सल्फर जो S8 ये होता है रोम्बिक फॉर्म में, चले पता नजर भी आता है कि नहीं लेक्चर है, एरोम्बिक फॉर्म इसकी होती है। अगर आप टेम्परेचर जो है उसका कर देते हो 96 सेल्सियस तो ये जो है एरोम्बिक से आगे मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक। तो इसका मतलब ये है कि वैसे पता नजर वैसे आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, लेकिन ये बस सिर्फ समझाने के लिए कि सल्फर जो है ये 96 से टेम्परेचर जब बिलो होता है तो ये हमारे पास रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है, और जब ये इसका टेम्परेचर 96 या इसको क्रॉस करता है तो मोनोक्लिनिक में आ जाता है। अब हमने कहा कि वो टेम्परेचर जिस पे एक एलोट्रोपी जो है वो दूसरी एलोट्रोपी में चेंज होती है वो हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू की एक्सरसाइज में दिया गया, लोअर बोर्ड में आया हुआ व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 96। तो ये हमारे पास ये आपका आज का टॉपिक था जो आज हमने काम करना था। मजीद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।